नमस्कार साथियों, अनीता दिव्यांग कल्याण समिति एवं वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता श्रृंखला की इस कड़ी में हम श्री पीयूष रखेजा जी से बचत और सही जगह निवेश करने की जानकारी का लाभ ले सकते हैं। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा पीयूष रखेजा जी के स्वागत और अभिनंदन के साथ ही आगे की जानकारी पीयूष रखेजा जी की जुबानी। बिकॉज विदाउट अ गोल, बोलते ना कि अगर हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, डायरेक्शन ही नहीं पता है, पता नहीं हमें कहाँ जाना है, एंड रास्ता या एंड हमारे को जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके बिना तो इन्वेस्टमेंट व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं बनता इन्वेस्टमेंट का। फिर क्या होगा, रैंडमली हम इन्वेस्ट करेंगे और रैंडमली पैसे को निकाल भी लेंगे जब हमें कोई भी जरूरत आए। तो अब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं? गोल बेस्ड करना, ये तो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, करना ही है सबको, गोल बेस्ड प्लानिंग ही करना है। और कैसे करना है, मैं इसमें बोलता हूँ कि आप बकेट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। इसमें बकेट 1 बकेट 2, दो बकेट में अपने गोल्स को डाल दें। पहले अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें जो दिमाग में आता है, भले ही वो ट्रैवलिंग का गोल हो, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक हो, भले वो रिटायरमेंट जैसा गोल हो, घर खरीदना हो, बच्चे की एजुकेशन हो, मैरिज हो, जो भी गोल है सबको एक आप कहीं पे नोट्स में या कहीं पे उसको नोट कर लें कि ये मेरे गोल्स हैं। उसके बाद बकेट 1 आप उसको बकेट 1 बकेट 2 में कैसे करना है उसको, कि आप प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा गोल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे मतलब बेसिकली हम स्ट्रगल करेंगे फिर। तो जैसे रिटायरमेंट एक गोल है, वो डेफिनेटली बकेट 1 में होना चाहिए, जो कि सबके लिए प्लानिंग सबको करनी ही चाहिए। चाइल्ड का एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट गोल है, घर खरीदना ये एक इम्पोर्टेंट गोल है। तो ऐसे आपके हिसाब से कौन से गोल इंपॉर्टेंट है उसको आप बकेट 1 में रखें और पहले उसके लिए प्लान करें। अगर आपके पास कुछ निवेश करने के लिए बचता है, वो आपके आई थिंक हम आगे कवर करेंगे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ बचता है तो आप बकेट 2, जैसे अपनी ट्रैवलिंग की गोल है, या आपको गाड़ी खरीदनी है या अच्छी गाड़ी खरीदनी है, आपको अपग्रेड करना है, जिसको हम बोलते हैं ना लाइफस्टाइल अपग्रेड। मोबाइल फोन आपके पास आज मान लो थोड़ी सी पुरानी आईफोन है या पुराना कोई मॉडल है फोन का और आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो ये सब सेकंड अपने जो बकेट 2 में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक नहीं है। आवश्यक है हमारे जो इम्पोर्टेंट गोल्स, उनको प्लान करना पहले जरूरी है। राइट, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा समझाया पीयूष जी। बकेट 1 बकेट 2 ये सबको ध्यान रखने वाली चीज है मुझे लगता है। तो इसमें फिर टाइमलाइंस और ये कैसे डिसाइड किया जाए, या कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि कैसे अमाउंट डिसाइड किया जाए, या किस टाइमलाइन कब शुरू करना चाहिए? जैसे अगर किसी ने अभी अभी अर्निंग स्टार्ट करी है तो जनरली मन करता है कि अरे अभी तो कमाना शुरू किया है, चलो थोड़ा तो एंजॉय करें, या वो कैसा तब करना चाहिए, या क्या थोड़ा उस बारे में गाइड कीजिए, या अमाउंट कैसे डिसाइड करना चाहिए, इसका कुछ फॉर्मूला है या कुछ क्राइटेरियाज हैं जो ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। तो ऑब्वियसली अब हम चाहेंगे या आप भी चाहोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए ज्यादा निवेश करना चाहिए, बट हमारी भी लिमिटेशन है, हमारी इनकम लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो है नहीं, सब चीज लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हमको मैक्सिमाइज करना है, बेसिकली हमें वो देखना है। तो अब कमिंग टू कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मान लो आपकी सैलरी 100 मतलब 100 रुपीज आपके पास एक इनकम के रूप में आता है, उसमें से आपको कम से कम 10 रुपए तो साइड कर देने चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। या आप कोई रिटायरमेंट उसे बोलता है, कोई बोलता है अर्ली रिटायरमेंट, कोई बोलता है फाइनेंशियल फ्रीडम, टर्म कोई भी दे, बट 10% ऑफ इनकम, चाहे आपकी एज आज 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, उससे मैटर नहीं करता। जितना जल्दी आप करते हैं, आप हो सकता है अपने आप 35 ईयर ओल्ड हो और आपने ऑलरेडी आप लेट हो, तो ठीक है, आप लेट हो गया, जो हो गया उसको हम पीछे जाके बदल नहीं सकते, बट आप आज आपको जरूर शुरू करना चाहिए। और अगर आप 25 ईयर ओल्ड है या 20 ईयर ओल्ड है, तो नो बेटर टाइम देन दिस, क्योंकि अगर आप इतने जल्दी आप मतलब एक्चुअली लकी हो इस सेशन में, अगर आप 25 ईयर ओल्ड या ऐसा कुछ आपका एज ब्रैकेट है बिलो 30, तो बहुत लकी हो इस सेशन को आप सुन रहे हो। और डेफिनेटली दिखाता भी है कि आप बहुत अर्ली हो कंपेयर टू अदर्स, जो कि इन चीजों को समझने के लिए आज इस सेशन में आए हैं। तो आप अगर आज से चालू करें, तो आपकी फाइनेंशियल गोल, जो मान लो 35 ईयर ओल्ड है, उसका अर्ली रिटायरमेंट का गोल है, उसके लिए अचीव करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू 25 ईयर ओल्ड। बट 35 ईयर ओल्ड भी कोई है, उसको भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आज हो सकता है कोई 45 ईयर ओल्ड है, वो आज रियलाइज करे, तो उसके लिए भी आज वो लेट भले ही है, बट इतना लेट नहीं हुआ है कि आज शुरू नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से बेसिकली टाइम लाइन नहीं होता रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना अच्छा है। तो आप मेरे हिसाब से
राइट टाइम टू स्टार्ट इज टुडे। आज से ही आप इसको प्लान करो और अपने इस डायरेक्शन में सोचने लगो और प्लानिंग को चालू करो। रिटायरमेंट गोल की ये बात है। अब बात अगर हम बाकी गोल्स की बात करें, जैसे घर खरीदना है, आपको एक घर खरीदना है, तो आपको पहले कैलकुलेट करना है उसके लिए कि आज उस घर जो आपको खरीदना है, आपको मान लो 2 BHK खेलना है, 2 BHK को खरीदना है, तो आपके नेबरहुड में 2 BHK का प्राइस क्या है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। ऑब्वियस हो सकता है, मान लो आज आपके नेबरहुड में 2 BHK का प्राइस है मान लो 50 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है आपके जहाँ पे आप रहते हो वहां पे उससे बहुत ज्यादा हो सकता है आपके इस रेंज में आपके पास जो आपको घर खरीदना है वो आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें घर खरीदने के लिए क्या चाहिए, डाउन पेमेंट। एटलीस्ट 20 to 30% डाउन पेमेंट हमें करना ही चाहिए। तो 10 से 15 लाख रुपए आज हमें चाहिए। तो आज अगर हमारे पास पैसे हैं तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं घर खरीदने का। मान लो हमारे पास पैसे ही नहीं है 10-15 लाख रुपए, तो हमें पहले देखना है कि मान लो हमारा गोल है कि 10 साल में हमें घर खरीदना है, तो पहले ये देखना है कि 10 साल में जो आज 50 लाख का घर है वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कितना होगा 10 साल बाद उसका वैल्यू। मान लो वो नंबर आता है जो अगर मान ले हम मानते हैं कि 6% या 5 से 6% इन्फ्लेशन है, तो 10 साल में एटलीस्ट जो घर हमें खरीदना है उसका प्राइस दुगना हो जाएगा। तो आज जो हमें 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए चाहिए, 10 साल बाद वो 30 लाख रुपए चाहिए। तो 30 लाख रुपए के लिए आज हमें 10 साल में अगर 30 लाख रुपए अक्यूमुलेट करना है, तो आज हमें कितना निवेश करना पड़ेगा कि 10 साल में हमारे पास 30 लाख रुपए आए। तो उसके लिए हमें उसके लिए ऑब्वियसली एक फॉर्मूला होता है कि SIP कैलकुलेटर जिसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करो फॉर 10 ईयर्स, तो आप लगभग 10 सालों में आप ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख उसमें आपका हो सकता है। 10 to 15,000 कैलकुलेशन तो रिटर्न पे भी डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न हम अज्यूम कर रहे हैं। कोई फंड में आप रिटर्न अज्यूम करते हैं 12%, किसी में हम अज्यूम करते हैं 15%। तो अब वो एक कैलकुलेटर से आपको इजीली फाइनेंशियल कैलकुलेटर बहुत इजीली आपको अवेलेबल है और एक्सेसिबल भी है वो सॉफ्टवेयर, तो वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि घर का प्राइस 10 साल बाद क्या, अगर हमें 10 साल बाद घर खरीदनी है तो। और आज अगर हम उसका कैलकुलेशन मिल गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न के अजम्पशन के साथ कि वो आज हमें कितने रुपए की मंथली SIP करने पड़ेगी उसके लिए। तो सिमिलरली ऐसे ही हम बाकी सारे गोल्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और रिटायरमेंट गोल के लिए तो मैं ये बोलूंगा सिंपल कैलकुलेशन है। अगर 12% हम रेट ऑफ रिटर्न पकड़े और हमारे पास रिटायरमेंट के लिए एटलीस्ट 20 ईयर्स है, तो अगर हम मान लो महीने के 20,000 रुपए या 10,000 रुपए भी आज इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, 10,000 भी इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, तो 20 सालों में उसका वैल्यू 1 करोड़ हो जाता है। तो सिंपल ऑन अ लो अमाउंट लाइक 10,000 ऑल्सो कैन ग्रो अप टू 1 करोड़ रुपीज इन 20 ईयर्स। तो आपको ये नहीं सोचना है कि रिटायरमेंट दूर है या रिटायरमेंट के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे। आज आपकी एक छोटी कोशिश भी रिटायरमेंट के लिए बहुत बड़ा आगे जाके आपको रकम अक्यूमुलेट करने में हेल्प कर सकती है। राइट। तो पीयूष जी, आप तो बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में समझाते हैं इसमें, लेकिन तो मुझे तो समझ में आया है। और यस, एज पीयूष जी ने बोला कि आज राइट नाउ जो भी करना है आज से स्टार्ट करना है। एंड अमाउंट इवन 10,000 का एक अमाउंट भी मंथली एक अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट हो सकता है इन लॉन्ग रन। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना हो अगर पीयूष जी से तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सरल शब्दों में ये एग्जांपल लेता हूँ जो मतलब आप समझो दो आज अभी संडे मॉर्निंग है और आप मान लो ये एग्जांपल हम लेते हैं। अगर विस्की अगर आपको पता हो विस्की का क्या होता है, अगर आप नया मतलब कोई विस्की आज मान लो 2-3 साल पहले बनी है, उसकी कॉस्ट क्या होती है वर्सेस विस्की जो 12 साल पुरानी है, वर्सेस कोई 20 साल पुरानी है, कोई 30 साल पुरानी है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, एक विस्की का ब्रांड की सिंपल एग्जांपल लूं, आज विस्की जो 2-3 साल पुरानी है वो 2,000 रुपए की मिलती है। 12 वही मैं अगर आप जाओ कोई वाइन शॉप में और पूछो कि 12 साल पुरानी विस्की चाहिए, वही सेम विस्की आपको, सेम विस्की कुछ नहीं किया, 12 साल के लिए उसको बस प्रिजर्व ही किया है, वो आपको मिलेगी 10,000, 8 से 10,000 रुपए में। वही विस्की अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को 20 साल पुरानी विस्की चाहिए, वो आपको मिलेगी 40,000 रुपए में। कोई आप बोलोगे नहीं मेरे को 50 साल पुरानी चाहिए, वो विस्की ऑक्शन होती है, वो विस्की का कोई कीमत नहीं होता। तो SIP भी सिमिलरली आपको जितना टाइम आप इसको दोगे, बहुत सेशंस में करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं 30 साल 40 साल किसने देखा है, बट वो 30 साल 40 साल में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है
एक सिंपल 10,000 रुपीज SIP फॉर इफ यू रन इट फॉर 40 ईयर कैन ग्रो अप टू लाइक नॉट लेस देन 10 करोड़, 10 से 15 करोड़ के बीच में उसका वैल्यू हो जाए। तो आप जितना जल्दी चालू करोगे, भले ही अमाउंट छोटा हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना बड़ा आगे जाके अमाउंट अक्यूमुलेट हो सकता है। वाओ पीयूष जी, आपने तो बिल्कुल एकदम बढ़िया एग्जांपल दिया सैटरडे के बाद आज संडे मॉर्निंग। आई एम श्योर इससे और अच्छा कनेक्ट किया होगा। ये तो मनी ग्रोइंग लाइक विस्की, ये हमारा टेक अवे आज का रहेगा। ओके, तो अभी तक किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? जहां तक हमने बात करी कि क्यों इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, कैसे गोल्स डिसाइड करने चाहिए, इंपॉर्टेंट को बकेट 1 में डालना, अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड करना। टाइम इज नथिंग, बेसिकली स्टार्ट राइट नाउ अगर आपका कुछ भी गोल है तो। और अमाउंट, एक छोटा अमाउंट भी छोटा नहीं रहता अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो अब तक किसी को कुछ पूछना है या फिर हम आगे क्या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस बारे में आगे बढ़े? ओके, आई थिंक सब ईगर बैठे हुए हैं आगे आपको सुनने के लिए। हाँ रूबी जी बोलिए। हाँ, मुझे पूछना है, जैसे सर ने बताया कि SIP कर सकते, तो SIP हम खुद से कर सकते हैं या मतलब कैसे SIP में हम डालें कैसे पैसा? हाँ। मतलब किसी ऐप के थ्रू कैसे? बिल्कुल, क्योंकि रिलायबल होना चाहिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, रिलायबिलिटी के साथ, रिलायबिलिटी तो जरूरी है ही, बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो आपने कोई स्कैम हो जाता है या ऐसा कुछ होता है कि आप पैसे डाल तो रहे हैं पर आपको पता नहीं कि वो ऐप या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो इसमें तो पहले आपको देखना है कि वो सर्विस प्रोवाइडर जो भी है उनका ARN है कि नहीं, वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है तब तो आप उनका प्लेटफॉर्म या यूज कर सकते हैं सर्विसेज। तो इसमें रिलायबिलिटी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है गाइडेंस, क्योंकि आज किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, सिंपल फिल्टर डालते हैं कि 1 साल और 3 साल में कौन से फंड ने अच्छा रिटर्न दिया। आप सिंपल चैट, आजकल तो क्या है लोग AI को यूज कर रहे हैं, सिंपल चैट GPT में डालते हैं और उनको सोल्यूशन मिल जाता है उस चीज का। बट वो फंड आपके लिए सही है कि नहीं, इसके लिए एडवाइजर या कोई जो आपको आपका हैंड होल्डिंग करे, आपको सही सलाह दे आपके पर्सनल चीजों को समझते हुए, तो वो बहुत जरूरी है साथ में। तो इसमें आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका SIP चालू कर सकता हूँ। मोबाइल प्लेटफॉर्म, आपको कोई भी और प्लेटफॉर्म की तरह हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ट्रैक भी कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट्स और हमसे गाइडेंस भी ले सकते हो कि किस फंड में किस गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो समझ में आ गया, बट कौन से गोल के लिए कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग और आपके समझ के हिसाब से। क्योंकि कोई हो सकता है कि बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर है जिसको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, कोई हो सकता है जिसको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है। तो किस पर्सन के लिए किस फंड में निवेश करना सही रहेगा वो हम गाइडेंस एडवाइजरी देते हैं। और वॉलेटिलिटी एक बड़ी चीज है, क्योंकि SIP में क्या होता है या आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी में निवेश करते हैं तो क्या होता है, अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं। क्योंकि अब ये लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है गोल्ड और सिल्वर ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, गोल्ड सिल्वर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए हैं। बट जो इक्विटी मार्केट है अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट, निफ्टी जो एक बैरोमीटर माना जाता है इंडियन मार्केट का, निफ्टी को लोग देखते हैं ये मतलब मेजर करने के लिए कि एक्चुअली इकोनॉमी या मार्केट कैसा परफॉर्म किया है। तो लास्ट 1 ईयर में निफ्टी ने लगभग लास्ट 15-16 महीना में, अगर मैं वो एक बॉलपार्क वो 15-16 महीने पहले निफ्टी 26,200 था, आज भी निफ्टी 25,500-600 के आसपास उस रेंज में घूम रहा है। तो आप ये सोचोगे 16 महीने में आपने पैसा निफ्टी में आप निवेश करते तो आपने पैसे कुछ लूज ही किए, कमाए नहीं है। बट ये देख के या ये आपने देखा और ये आपने उसके बाद आपने सोचा कि नहीं मेरे को तो फिर इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर फिक्स डिपॉजिट भी करता या करती तो भी मेरा कुछ 6-7% या 8% रिटर्न तो बनता है, तो मैंने पैसे लूज किए। बट वो सोच सही नहीं है, क्योंकि आप अगर इक्विटी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखो, अगर आप देखो लास्ट 20 सालों में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, तो लगभग 14 से 15% निफ्टी रिटर्न दिया है। और आने वाले पीरियड में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले 10 से 15 सालों में एटलीस्ट 12% रिटर्न हम यहाँ से अपना एक एक्सपेक्टेशन बना के चल सकते हैं, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट जो भी 6.5-7% दे रहे हैं उससे कहीं बेहतर है। बट इट कम्स विद ओन रिस्क और ओन अंडरस्टैंडिंग की मार्केट में अप्स एंड डाउन तो होंगे, और वो आपको वॉलेटिलिटी को एक मैनेज करने के लिए या वॉलेटिलिटी के थ्रू नेविगेट करने के लिए
एक एडवाइजर बहुत जरूरी है जो आपका इस समय बहुत सपोर्ट आपको करता है कि नहीं, आपको निवेश करना क्यों जरूरी है और क्यों आगे मार्केट वो भले ही अभी 1-1.5 साल में रिटर्न नहीं दिया है, बट आगे वो आपका मेकअप हो जाएगा और कवर हो जाएगा। तो आप इससे हमसे मतलब ये निवेश करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स में अपना एसआईपी चालू करने के लिए हमसे जरूर आप जुड़ सकते हैं। यस, रूबी जी कुछ और पूछना है आपको इस बारे में? नहीं सर, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी क्योंकि अभी से अगर करेंगे इन्वेस्टमेंट, आपने कहा ना कि आज तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू। यस यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं जस्ट रिपीट करती हूँ जो पीयूष जी ने बोला कि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड यस, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। और हमारे साथ पीयूष जी तो हाथ बस खड़े ही हैं कि आप बस बोलो एंड ही विल गाइड अस थ्रू इट। ही हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस आल्सो, तो वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा हमारे सबके लिए। तो पीयूष जी, इसी बात के चलते कि जैसे आपने बताया अलग अलग में अलग अलग रिस्क होती है, अलग लोगों की अलग अलग रिस्क की चॉइस होती है, गोल पे डिपेंड करता है, टाइमलाइन पे डिपेंड करता है। तो एक बेसिक कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगर आप शेयर करें प्लीज। बिल्कुल। तो अगर आज आप एसआईपी चालू कर रहे हैं, कौन सा एक गोल हम ले लेते हैं, लेट्स से कि हमारा रिटायरमेंट लेट्स से 25 इयर्स अवे या 20 इयर्स अवे, एक फंड हमें एक ही फंड में निवेश करना, किससे हमें चालू करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप एक फंड में आप आराम से बिना सोचे समझे आप निवेश करना चाहें, या एक कैटेगरी मैं बोलूं कि एक ही फंड आपको करना है, तो आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। मल्टी कैप फंड में क्या होता है, इंडिया की बड़ी कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज है, जो टॉप 100 कंपनीज है वो भी होती है, मिड कैप कंपनीज जो 101 से 250 कंपनी है वो भी होती है, और स्मॉल कैप कंपनीज भी होती है। अब तीनों के अलग अलग रिस्क हैं। जैसे लार्ज कैप फंड जो होती है उसमें रिस्क अपनी कम रहती है क्योंकि कंपनीज बहुत स्टेबल है। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, लेट्स से टाटा स्टील, रिलायंस, ये सारे फंड्स लार्ज कैप में अवेलेबल है। मतलब ये सब कंपनीज लार्ज कैप में है। तो इसमें क्या होता है, हमारी रिस्क तो लोअर है बट रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी लोअर होती है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। तो अगर हम बैलेंस्ड वे में तीनों में इन्वेस्ट करें, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एक मल्टी कैप फंड हमें तीनों का फ्लेवर देता है, तो हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो गया और हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट से वो मॉडरेट हो गया। अराउंड 14-15% तक हम वहां से एक्सपेक्टेशन अपना बना सकते हैं। तो ये तो हो गया अगर हम एक सिंगल फंड करना है। अगर कोई मल्टीपल फंड्स करना चाहता है तो मैं रेकमेंड करता हूँ, एक आप लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, और एक स्मॉल कैप। ये तीन कैटेगरी में अगर आप निवेश करो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, तो इट इज गुड एंड सफिशिएंट। तो इसमें फिर भी एक बेसिक टाइमलाइन कुछ ध्यान रखनी चाहिए। और इन फंड्स के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, इन फंड्स के बारे में तो अगर आप गूगल करोगे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से लार्ज एंड मिड कैप या कौन सा लार्ज कैप फंड अच्छा रहता है, वो आइडेंटिफाई करना ऑब्वियसली वो हमारा एज अ एडवाइजर हमारा रोल रहता है कि कौन सा फंड आपको मैक्सिमम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कम रिस्क देते हुए। जैसे रिस्क की पैरामीटर क्या होती है, बीटा एक हम देखते हैं कि कौन से फंड का बीटा कम है। बीटा का मतलब क्या होता है, मार्केट अगर मान लो 1% गिर रही है, अगर फंड हमारा 1% से कम गिर रहा है तो उसका बीटा मार्केट से कम है, तो वो उसका रिस्क कम हो गया। और अगर कोई फंड मान लो उसका बीटा 1 से ज्यादा है, वो सेम रिटर्न जनरेट करने के लिए, या मार्केट 1% गिर रही है वो 1% ज्यादा गिर रहा है फंड, तो उसका बीटा ऑन अ हायर साइड हो गया, मतलब वो फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो इसलिए सिर्फ रिटर्न देख के हम नहीं, अब क्या मैक्सिमम लोग जब खुद से निवेश करते हैं वो यही देखते हैं कि अब लोग थोड़ा ज्यादा मेच्योर हो गए, मे बी अब 1 साल का रिटर्न नहीं देखते हैं, वो 3 साल 5 साल का रिटर्न देखते हैं। बट यही देखते हैं, खाली रिटर्न ही देखते हैं, और कोई चीज और कोई फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं। बट बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो फंड अच्छा दे रहा है वो ही आपके लिए एक अच्छा फंड है। तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके लिए, और कौन सा फंड मैनेजर, और फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंड को मैनेज करने के लिए। तो अब हो सकता है एक फंड बहुत अच्छे, सब कुछ सारे पैरामीटर्स में पास हो रहा है, सारा पैरामीटर्स में अच्छा कर रहा है, बट वो क्या है, उसका फंड मैनेजर अब चेंज हो गया, तो वो भी हम ट्रैक करते हैं ताकि आप जस्ट एक बाहरी, मतलब एक बाहर का बस एक वो पिक्चर देख के, बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक जस्ट बाय इट्स कवर। तो एक कवर को देख के आप डिसीजन नहीं ले, बल्कि आप अच्छे से सोच समझ के हम आपका सब सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए
हम आपका डिसीजन लेते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है और हो सकता है कि हमें फंड आपकी चेंज भी करने पड़े आगे जाके। मे भी 2 साल हमने एक फंड में इन्वेस्ट किया, हो सकता है कंटिन्यू भी हम करते हैं, क्योंकि 70-80% टाइम हो सकता है वो फंड में हम कंटिन्यू करें, बट 20-35% टाइम ऐसा भी रिक्वायरमेंट रहता है जब हमें वो फंड चेंज करना पड़ता है। तो वो भी हम मॉनिटरिंग और एडवाइजरी उसमें भी रहता है कि हम कॉन्स्टेंटली आपका फंड्स को या आपके इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करते हैं और जब जरूरत पड़े तो उसको चेंज भी करते हैं। राइट, सो यस, सो यहाँ पे ये फाइनेंशियल एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम जैसे इन जनरल पब्लिक एक जैसे पीयूष जी ने बताया कि बस रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर देते हैं, पर केवल रिटर्न ही एक फैक्टर नहीं है, उसके एसोसिएटेड रिस्क क्या है, उसका फंड मैनेजर क्या है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, जिसमें फाइनेंशियल एडवाइजर हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, और ये सारे इक्विटी कैटेगरीज है जो मैंने नाम लिया, लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, सारे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मान लो किसी के पास, ये सिर्फ हम अब एसआईपी कवर कर रहे हैं, अब मान लो किसी के पास एक लमसम अमाउंट है, मान लो वो भले ही वो 1 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए, जो भी अमाउंट हो, एक लमसम अमाउंट है, उसको कैसे निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा 100% इक्विटी ले लें, 100% इक्विटी वाला फंड ले लें और पैसे हमें 1.5-2 साल में चाहिए, वो सही स्ट्रेटेजी या सही तरीका नहीं है निवेश करने का। उसके लिए और भी बहुत सारे फंड्स आते हैं जिसको हम हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं। अब हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है, हाइब्रिड फंड्स में भी अलग अलग होता है, किसी फंड में हो सकता है 30% इक्विटी एक्सपोजर हो, किसी में 50%, किसी में 70%। तो जितना इक्विटी एक्सपोजर आप ले रहे हो शॉर्ट टर्म में, आप उतना रिस्क ले रहे हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जितना हमारा टर्म शॉर्टर होता है, मान लो हमारा टर्म जब सिर्फ 6 महीने है, तो मैं बोलता हूँ कुछ आप 0 इक्विटी एक्सपोजर रखो। आप बोलते हो नहीं मेरा टर्म है 2 साल, तो मैं बोलता हूँ 30-40% इक्विटी एक्सपोजर रखो, उससे ज्यादा मत रखो। आप बोलते हो मेरा टर्म है 5 इयर्स और मोर, तब मैं बोलता हूँ आप 100% इक्विटी एक्सपोजर लो, बट आप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर मत लो। फिर आप बोलोगे नहीं मेरा टर्म 10 साल से ज्यादा, तो मैं बोलता हूँ हाँ आप स्मॉल कैप में भी आप 20-30% एक्सपोजर अपना ओवरऑल जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 साल से ज्यादा के लिए, उसमें कर सकता हूँ। ये बहुत सिंपली मैंने बता दिया, एज अ थंब रूल आप यूज कर सकते हो, बट केस टू केस और आपके कैसे आपका बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल्स है, एसेट्स लाइबिलिटीज है, वो पूरा असेसमेंट करने के बाद ही हम आपका एसेट एलोकेशन करते हैं। राइट, तो ये पीयूष जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। मैं उसी बारे में अगला क्वेश्चन मेरा था, पर वो पीयूष जी ने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया कि टाइम कितना आपका गोल कब का है, टाइम पे भी डिपेंड करता है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कम टाइम है तो ज्यादा रिस्क ना लेते हुए एक फिक्स रिटर्न लिया जाए। वैसे भी ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मनी लाइंग इन योर बैंक, उससे भी कमा सकते हैं इवन इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो। ये पीयूष जी मेनली बताना चाह रहे हैं। इसमें डेट फंड्स भी होते हैं, थोड़ा जस्ट ऐड कर रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हम पर मेनली अभी इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, उसमें इक्विटी एक्सपोजर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। बट एट द सेम टाइम पीयूष जी आपने अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि मिक्स करने का क्या फायदा है टाइम से, और रिस्क कैसे आपस में रिलेटेड है, ये भी। और टैक्सेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एक्सपर्ट है, बट मैं एक बार जस्ट छोटा सा ये कवर करना चाहता हूँ कि अगर हम मतलब अगर हमारा गोल है मान लो 2 साल का, अगर हम अलग से एक डेट फंड ले और अलग से इक्विटी फंड ले, मान लो मैंने बोला कि नहीं अगर आपका 2 साल का गोल है, मान लो आपके असेसमेंट के हिसाब से आया कि आपको 40% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 60% डेट में करना चाहिए 2 साल के लिए। अगर आप अलग अलग 2 फंड ले लो, एक डेट फंड और एक इक्विटी फंड, तो उसमें क्या होगा, आपका इक्विटी फंड को तो टैक्सेशन का एडवांटेज मिल रहा है। अगेन कमिंग टू टैक्सेशन, मैं ये भी कवर करना चाहता हूँ कि टैक्स भी आपका कितना टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं वो भी असेस करना जरूरी है। मान लो आप 20-30% टैक्स ब्रैकेट में आ गए, उसके बाद क्या होगा कि इक्विटी का एक्सपोजर जो आप ले रहे हो 6 लाख का, उसको तो मतलब एक एडवांटेज मिल जाता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 12.5% है, उसको आप जब निकालोगे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप डेट फंड में डाल रहे हो 60% पैसे, 60% पैसे अगर आप डेट फंड में डाल रहे हो, वो आपके सीधे इनकम में ऐड हो जाता है। बाई चांस आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो वो 60% में आप जो कमा रहे हो, मतलब मान लो आपने ये 60% अगर मैं फिगर में ले लूँ, 6 लाख और 4 लाख, दो आया, 6 लाख डेट, 4 लाख इक्विटी, तो 6 लाख पे आपने मान लो 2 साल में आपने 1.5 लाख रुपए कमा लिए इंटरेस्ट के फॉर्म में, उसमें आपको पूरा 30% टैक्स देना पड़ेगा। वर्सेज अगर आप ऐसा फंड में इन्वेस्ट करो जहां पे इक्विटी और डेट एक ही फंड में है, तो ऐसे फंड को इक्विटी टैक्सेशन, मतलब ऑब्वियसली दैट आल्सो डिपेंड फ्रॉम फंड टू फंड, लेट्स से कि ऐसा फंड है अवेलेबल मार्केट में जिसमें अगर आप एक ही फंड में डाल दो, इक्विटी एंड डेट दोनों है, तो पूरे ही इनकम जो भी आप 10 लाख में कमा रहे हो,
आपका इंटरेस्ट तो बन रहा है, डेट वाला पोर्शन इंटरेस्ट कमा रहा है और इक्विटी वाला आपको इक्विटी का रिटर्न दे रहा है, बट आपका टैक्सेशन पूरे अमाउंट में 12.5% आ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऊपर से मैंने एसेट एलोकेशन बताया, बट निटी-ग्रिटी बहुत है कि आपके हिसाब से, आपके फाइनेंशियल्स, आपके इनकम के हिसाब से आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हाइब्रिड एज अ कैटेगरी उनके लिए है जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, उनके लिए बहुत सेंस बनता है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे अगर वो अलग से इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करें। यस, सो ये भी एक पीयूष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि इट इज नॉट ओनली रिटर्न, फिर वो रिटर्न पे टैक्स कितना बन रहा है, सो आफ्टर टैक्स हमारे हाथ में कितना आ रहा है इज व्हाट मैटर्स। करेक्ट, राइट। सो अभी तक किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? जो भी हमने डिस्कस किया, कुछ वर्ड्स? ओके, ठीक है। तो आपके तो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि टाइम और गोल्स और क्या अमाउंट है ना, और जितना लॉन्ग टर्म उतना ज्यादा फायदा, बिकॉज ऑफ नाउ विस्की विल रिमेन इन माय माइंड। और जो मिक्स कैसे चूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, एक ब्रॉड व्यू में पीयूष जी ने हमें समझाया। अब पीयूष जी, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। अभी हमने सारा प्लान बना लिया, सब कर लिया, पर मुझे ये बताइए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि लोग क्या करते हैं या क्या गलतियां करते हैं बेसिकली, जिससे कि इवन इफ दे मेक अ गुड प्लान पर वो हो नहीं पाता, या क्या ध्यान रखना चाहिए जिसके चलते उनका गोल अचीव हो? 2-3 गलतियां जो लोग करते हैं, सबसे पहले तो इमोशंस हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें। ये क्या होता है, जब आप मान लो आपने वर्स्ट टाइम में अपना एसआईपी चालू किया, अब मैंने बोला लास्ट 15-16 महीने में कोई रिटर्न नहीं बना, मान लो आपने 1 साल पहले एसआईपी चालू किया, आप देख रहे हो कि हाँ, लोग एडवाइजर या मेरे पीयूष जैसे लोग तो बहुत आते हैं, बोलते हैं कि मार्केट में 15% रिटर्न भी बन जाता है या 12% रिटर्न बन जाता है, पर मुझे तो कोई रिटर्न नहीं मिला, तो मेरे लिए ये सही नहीं है। तो वो देख के अगर आप खुद से कर रहे हो और आप ये उस समय अगर एसआईपी अपना बंद कर देते हो या सोचते हो कि नहीं, मेरे को तो एसआईपी की जगह आरडी मेरे लिए सही है, जहाँ पे मेरे को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आ रहा है, भले ही मेरा गोल अचीव करने में मेरे को 20 की जगह 30 साल लग जाए, बट एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा रिस्क नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बोलते हैं ना कि इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एफडी में इन्वेस्ट करके 6-7% कमाओगे, और फिर क्या होगा कि आप इन्फ्लेशन हमारा 6-7% है, तो आपका नेट रिटर्न जो आप बना रहे हो वो जीरो बना रहे हो। आप पैसे को बस बचा रहे हो, आप सेव कर रहे हो, आप बचत कर रहे हो, बट आप निवेश करके अपने पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हो। जैसे एक बहुत अच्छी इसमें एक मूवी बनाई हुई है, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप यूट्यूब में सर्च करके इसको जरूर एक बार फॉलो करें। वन इडियट नाम का एक मूवी है, जो आईडीएफसी फाउंडेशन, जो बंधन फाउंडेशन हो गया है, तो उन्होंने एक बनाया मूवी, जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया कि हमें एक एक रुपए को हम अपने जॉब में या जहां भी हम जैसे भी हम पैसा अर्न करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आवर मनी शुड ऑल्सो वर्क हार्ड। अगर आप मनी को बस एक एफडी में छोड़ दोगे कि ठीक है थोड़ा थोड़ा ग्रो होते रहेगा, दैट इज नॉट इनफ। आवर मनी शुड वर्क हार्ड फॉर अस, सो दैट इन लॉन्ग टर्म हम बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। तो ये तो एक गलती सबसे बड़ी हो गई कि हम इमोशंस, हमारा शॉर्ट टर्म साइटेडनेस रहता है कि हम मार्केट में क्या चल रहा है, अभी जैसे ट्रम्प की कुछ अनाउंसमेंट्स के कारण मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम सोचते हैं नहीं मार्केट तो बहुत रिस्की है, बट हम लॉन्गर पिक्चर नहीं देखते कि हम इन्वेस्ट आज 1 साल के लिए नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प तो आया है, ट्रम्प में भी 3 साल में चला जाएगा, बट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10-15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, अपने गोल्स के हिसाब से। तो हमें अपने गोल्स के लिए ट्रू रहना चाहिए, और रिटर्न्स आ जाएंगे। रिटर्न्स का हमें चिंता नहीं करना, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो यहाँ पे कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी है, सब कुछ फैक्टर कंसिडर करते हुए 12 से 13% रिटर्न यहाँ पे एक मार्केट को बनाना, 12% रिटर्न इज पॉसिबल। और उसके ऊपर अगर अच्छा फंड मैनेजर है आपका, जिसके फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 से 3% वो अगर एक्सेस रिटर्न आपको बना के दे देता है मार्केट के ऊपर, तो कुछ 15% आपका रिटर्न बन जाता है, विच इज वे बेटर देन इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। एक ये हुआ। दूसरा, डिसिप्लिन। अब आप ये भी समझ गए कि चलो इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, और क्यों इक्विटी मार्केट से वॉलेटिलिटी भी हैंडल आप कर सकोगे आप, क्योंकि आपका गोल लॉन्ग टर्म है। बट ऐसा हो सकता है कि आपको 2 साल बाद आप टेम्पटेशन कुछ आपको रहता है कि नहीं, मैंने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग किया था, बट आज रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, आज मेरे को एक ट्रैवल प्लान है, या एक मेरे को कुछ गाड़ी खरीदनी है, उस पैसे को मैं ये रिटायरमेंट के लिए जो मैंने अक्यूमुलेट किया वो मैं यहाँ वहाँ यूज कर लेता हूँ, बाद में रिटायरमेंट का कॉर्पस तो बनता रहेगा। बट वो भी एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है कि जिस गोल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है
उस गोल के लिए ही वो पैसा रहना चाहिए, वो दूसरे जगह में यूज नहीं होना चाहिए. अगेन हैविंग सेड दैट, म्यूचुअल फंड इज वेरी फ्लेक्सिबल. अगर इमरजेंसी आपके लिए, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई और रिसोर्सेज नहीं और जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उस फंड को आप डेफिनेटली यूज करिए. क्योंकि देखिए मेडिकल खर्चा ऐसा है कि वो इम्पोर्टेंट है और वो हमारा और सोर्सेज से नहीं कवर हो पा रहा है, तो वो आज हमें खर्चा करना ही पड़ेगा. नहीं हो पा रहा है तो फिर लोन लेना पड़ेगा. तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपने चाहे बड़े रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड अक्यूमुलेट किया, वो यूज करिए. बट उसको आप ऐसे जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे वो मैंने बकेट 1 बकेट 2 बताया था, जो बकेट 2 की चीजें हैं, जैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आपको अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उन सारे गोल्स के लिए वो रिटायरमेंट का पैसा को आप मत यूज करिए. तो ये गलतियां बहुत मैं देखा है रेगुलरली लोग करते हैं, ये सब गलतियां. राइट. सो मतलब जस्ट टू समराइज एंड पुट इट इन क्रक्स, एक तो इमोशंस पे कंट्रोल रखना है कि अरे डरना नहीं, घबराना नहीं, वॉलेटिलिटी चलती रहती है, एंड जो पास्ट में हुआ है वही आगे रिपीट हो वो भी जरूरी नहीं है, और पास्ट से बुरा हो या बेहतर हो वो टाइम पे ही पता पड़ेगा, एंड इन लॉन्ग रन इट इज ऑलवेज गुड. जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पीयूष जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सही शब्दों में, सरल शब्दों में, दैट ऑलवेज वर्क्स. तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट्स करना है तो एक डिसिप्लिन वे में और कमिटेड होके, और इमोशंस में बहके नहीं अरे अभी तो मार्केट क्रैश हो रहा है तो क्या, या जब हम रेड अगर अपने पोर्टफोलियो में देखें तो डरने का नहीं, मेनली ये. राइट. दूसरे साइड में दूसरा आई थिंक कॉइन के 2 साइड होते हैं ना. दूसरा साइड भी हमें देखना है कि ग्रीडी भी ज्यादा नहीं होना है. ये लगे कि मार्केट में तो 12-15% ही बनना था, हमने तो 30% बना लिया, अब सारा का पैसा निकाल, सारा पैसा जो हमारे हमको 6 महीने 1 साल बाद भी चाहिए होंगे पैसे, वही पैसे उठा के इक्विटी में डाल देते, क्योंकि 30% तो रिटर्न दे ही देगा. वो सोच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 साल या 2 साल में मार्केट अगर 30% रिटर्न दे देता है, तो मान लो कि उसके बाद वाला ईयर में मार्केट हो सकता है खराब जाए या नेगेटिव रिटर्न भी दे. तो आपको ग्रीडी भी नहीं होना है, बोलते ना दोनों ही नहीं होना है, ग्रीडी भी नहीं होना है और फियरफुल भी नहीं होना है. इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए दोनों साइड. ये तो मतलब लाइफ लर्निंग है पीयूष जी. हर जगह अप्लाई होती है. सही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो डरने का नहीं, इमोशंस पे कंट्रोल रख के इन्वेस्टमेंट्स करने का, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है. हम सब जो चाहते हैं वो बिल्कुल अचीव किया जा सकता है. और पीयूष जी तो है ही हमारे साथ, हमको हाथ पकड़ के गाइड करने के लिए इस चीज में, है ना. और यस, तो मेरा ये बेसिक सारा डिस्कशन था इस बारे में. इसमें इसका डिटेल और इंटीग्रिटी जैसे पीयूष जी ने बताया बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, गोल्स पे डिपेंड करता है, टाइमलाइंस पे डिपेंड करता है, रिस्क एपेटाइट कितनी है उस पर्सन की, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स वो डिपेंड करता है. तो फिर भी तो बहुत इंटीग्रिटीज में जाने के बजाय एक मेजरली मुझे आइडिया देना था कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने चाहिए, क्या करने चाहिए. लाइक एक डीमैट अकाउंट ओपन करना इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है. वो बहुत इजीली अब तो फ्री में भी हो जाते हैं, तो वो सब भी किए जा सकते हैं. तो इस सब से रिलेटेड कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछिए. आप कहना चाहते हैं कुछ? हेलो सर. हेलो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ. हेलो. हाँ, आपका नाम पहले बताइए. कहाँ से? मनोज शर्मा, रतलाम. कहाँ से आप? रतलाम. अच्छा, ओके. हाँ मनोज जी बोलिए. सर मुझे ये पूछना था कि जैसा अभी मतलब इन्वेस्ट का है, तो मतलब जैसा अभी इतना तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसा नॉर्मली अभी जैसा लोग फोन पे या पेटीएम यूज करते हैं, तो जैसा उसमें भी SIP का और इसका इन्वेस्ट का, जैसा गोल्ड सिल्वर का अभी चल रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करो, तो वो कितना मतलब सही है या गलत है? नहीं, आपकी क्वेश्चन क्या है मैं समझा नहीं. आपकी क्वेश्चन ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मान लो ग्रो है या कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको सजेशंस मिलती है कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, भले ही वो गोल्ड हो सिल्वर हो, वो सजेशन सही है गलत है, ये पूछ रहा है? हाँ, वो कहाँ तक मतलब कहाँ तक सही रहता है वो फोन पे पेटीएम वगैरह इसमें? क्योंकि क्या है, हम लोग जैसे हैं तो हमको मतलब इतना ज्यादा जल्दी समझ में आता नहीं है, और वो उसमें जाते हैं, उसमें सीधा सामने एड भी आता है और ये दिखाता है कि देखो अभी जैसे टीवी में भी आ रहा है बहुत कि सिल्वर में 10 रुपए बचाओ, 100 रुपए बचाओ, या गोल्ड में बचाओ, तो वो इजीली मतलब इजी वे होता है. तो क्या है मतलब वो कहाँ तक सही है?
देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, वो आप एक बार देखोगे, प्लेटफॉर्म में जाओगे, इन्वेस्ट आप कर लोगे। बट बात ये है, न्यूज चैनल और ये प्लेटफॉर्म्स हो, भले ही ऐसा कुछ भी आपको मिलता है जो डायरेक्टली आपसे रिलेशन नहीं रख रहे हैं, वो आपको मतलब जो मार्केट में अभी चल रहा है, मार्केट में जो अभी अच्छा चल रहा है या जो फ्लेवर है, जहाँ पे रिटर्न्स बने हैं, गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी रिटर्न्स बन गए। आप देखोगे लास्ट एक साल में ट्रिपल हो गए गोल्ड सिल्वर। आप हिस्ट्री अब हिस्ट्री में चले जाओ। एज अ वाइज इन्वेस्टर आपको देखना है कि क्या ये पहले हुआ है, पहले क्या गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली सिल्वर की मैं बात करूं, तो क्या ये सिल्वर में पहले हुआ है सेम सिचुएशन जो अभी हुआ, जो 8 महीने में सिल्वर 3 गुना हो गया या 4 गुना हो गया? नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ। अगर आप 2008 से 2011 की आप हिस्ट्री देखो, 2008 से 10 के बीच में सिल्वर $10 से, यूएस की मैं बात करूं, $10 से $50 में पहुंच गया था 2 साल में। उसके बाद सिल्वर के साथ क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद सिल्वर में 15 साल में कोई रिटर्न नहीं बना। सिल्वर में 15 साल में जीरो टू नेगेटिव रिटर्न बना है 15 सालों में। तो क्या होता है, अब आपने देखा कि जितने ऊपर, अभी सिल्वर ऑलरेडी करेक्शन अपना दिखाया भी है, जितनी तेजी से सिल्वर ऊपर गई, ऑलरेडी उसका 50% तो सिल्वर गिर चुका है। जितना सिल्वर बढ़ा था ऑलमोस्ट 40 to 50% तो गिर चुका, और उतनी तेजी से नीचे आई, तो उससे ज्यादा तेजी से मैं बोलूंगा, क्योंकि 1-2 दिन में ही गिर गया। तो अब क्या होता है कि हम ये देख के इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया, लास्ट 1 साल में कहाँ रिटर्न बना है। न्यूज में आपको वही दिखाएगा, क्योंकि हाईलाइट्स मतलब जो आप अगर ऐसे देखोगे कि इन्वेस्टर्स ने एक दिन में मार्केट 2% गिर गया, इन्वेस्टर्स ने उसके कारण 7 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया, ये हेडलाइंस बन जाती है। सिल्वर में एक साल में 3 गुना या 200% का रिटर्न दिया, ये भी एक हेडलाइन बन जाती है। तो न्यूज में आपको सिर्फ हेडलाइन मिलता है, बट आपको वो एक एडवाइस, उसको आप एक एडवाइस की तरह कभी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर वो कोई चीज 3 गुना 1 साल में बढ़ गया है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा टाइम आने वाला है कि वो बहुत गंदे तरीके से गिरेगा। क्योंकि जो बोलते हैं ना, जो जितनी तेजी से जो बढ़ता है वो गिर भी सकता है। गोल्ड भले ही थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट है गोल्ड की परफॉर्मेंस, वो इतना गिरता नहीं है कंपेयर टू सिल्वर। बट सिल्वर का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो मूवमेंट ऐसा ही रहता है, 10-15 सालों में एक मूवमेंट आता है जहाँ पे वो अपना रिटर्न बनाते हैं और फिर स्टेबल टू नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड सिल्वर में निवेश ना करिए, मत करिए, बट उसको एक एसेट एलोकेशन की तरह यूज करिए। गोल्ड सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% होल्ड करता है, उतना एक्सपोजर गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए। उससे ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन टूल या एक वेल्थ क्रिएशन कोई एसेट क्लास है वेल्थ क्रिएशन वाली, तो वो इक्विटी है। सबसे ज्यादा एलोकेशन अगर हमारा जो होराइजन है 10 साल से ज्यादा है, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन जितना ज्यादा हम कर सके इक्विटी में होना चाहिए। सर वो मैं समझ गया, लेकिन क्या मतलब मेरा जो क्वेश्चन था कि जैसा फोन पे में आता है तो इजीली हम क्लिक करके और ये सब चालू कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए क्या? वो करना, देखिए वो इजीली तो कहीं से भी हो सकता है। इसको मनोज जी सबसे पहले तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू मैडम। आज बहुत अच्छी बात है, आप अपना इतना इम्पोर्टेंट दिन पे ये डिस्कशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया बात है। और मैं पीयूष जी की तरफ से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि इसी सब चीजों को समझने के लिए ये फाइनेंशियल एडवाइजर एक अगर हमारी लाइफ में हो तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट। तो ये जो जैसे पेटीएम या ग्रो या जो भी आपने नाम लिया जिन भी एप्स का, प्लेटफॉर्म्स का, तो वो कभी ये भी पॉसिबल है कि वो जिसे बढ़ाना चाहें, जिसे प्रमोट करना चाहें, उसे केवल करें। इट मे और मे नॉट बी सुटेबल फॉर हमारी अपनी रिक्वायरमेंट, राइट? तो उस केस में हमें पर्सनलाइज्ड हमारे लिए क्या जरूरी है वो समझने के लिए अगर हमारा अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो ये थोड़ी अवेयरनेस हम में आने की जरूरत है कि हमारे अपने पैसे हैं, पर एक कोई हमारा अगर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, तो वो हमें ज्यादा सही और हमारे लिए जो ज्यादा बेटर है, मतलब क्योंकि इसमें वन सोल्यूशन डजंट फिट ऑल, वो भी चीज हो जाती है, राइट? तो हमारी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे अपना क्या गोल है, हमारी क्या रिस्क एपेटाइट है, ये सब के हिसाब से हमारा अपना फाइनेंशियल एडवाइजर आई थिंक हमें ज्यादा बेटर एडवाइस कर सकता है। ये मतलब जी समझ गया। एंड इसके अलावा भी अगर खुद से भी कर रहे हैं तो किसी भी प्रमोशन को इवन कभी भी मेरे हिसाब से भी आई थिंक पीयूष जी भी एग्री करेंगे, ब्लाइंडली तो
जस्ट बिकॉज आया है ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा बोल रहे हैं, कर ही नहीं सकते किसी भी चीज पे ब्लाइंडली हम बिलीव कि हाँ ये आया है तो ये कर लेते हैं, राइट। हमें हाँ मतलब राइट किसी ना किसी को दिमाग लगाना पड़ेगा, तो या तो हम खुद करें या अगर हमारे पास ये सुविधा है कि हमारे पास कोई है हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर, तो उससे कंसल्ट जरूर करना चाहिए। नमस्ते सर, मैं सुरेश प्रजापति इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं अपनी एक थोड़ी सी समस्या बता रहा हूँ जिससे मेरे को थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास कुछ गोल्ड सिल्वर कॉइन थे सर, तो मैंने मतलब 500 रुपीज के लगभग खरीदे थे और अभी 4 लाख के लगभग सिल्वर पहुंच गया था, तो मैंने उस समय उसको सोल्ड आउट कर दिया सर। बिल्कुल। तो लगभग 1,76,000 के लगभग बिका सर। पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो सिल्वर इतना नीचे चले गया 2,48,000 के लगभग है सर अभी, तो अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? मेरा मन था सर कि इसी में इन्वेस्ट करूं आगे चल के। मतलब एक अप्रोक्सीमेट मैंने 40,000 के खरीदे थे और 176 में बिके, तो क्या करना चाहिए सर मुझे? जैसे मैंने बताया, इसको एक्सपोजर की तरह देखिए, ये मत देखिए कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं स्पेकुलेशन में बिलीव नहीं करता हूँ कि आप स्पेकुलेशन करके आप स्पेकुलेशन कमा के करके क्या होता है, आपने जब 40 में खरीदा 1,76,000 में बेच दिया या जो भी प्राइस में खरीदा जिसमें बेच दिया, उससे क्या आपने प्रॉफिट कमा लिया, वो वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको सिल्वर में आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करिए, 40,000 में भी खरीदिए, 1 लाख में भी खरीदिए, 2 लाख में भी खरीदिए। अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट करते रहिए। आपका गोल है लॉन्ग टर्म में खाली अक्यूमुलेट करना। आपका गोल है मान लो 20 साल के लिए आपने वेल्थ क्रिएशन करने का, उसमें आप 10 से 15% जो पैसे हैं जैसे मैंने बताया आप गोल्ड और सिल्वर में रख सकते हैं। उससे ज्यादा मेरे को लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं है। और जब लग रहा है आपको कब नहीं करना चाहिए, तो जब वो न्यूज में है तब नहीं करना चाहिए आपको इन्वेस्ट, जैसे वो अभी है। वो आपके लिए लॉन्ग, जब कोई चीज कोई भी एसेट क्लास न्यूज में हाईलाइट हो रही हो कि नहीं यही अभी लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इसमें आप निवेश करिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें करिए, वही हम गलती करते हैं। हम देखते हैं 1-2 साल में क्या चला है, उसके बेसिस में हम आज निवेश कर देते हैं कि वो चल गया है, वो रिटर्न दे चुका है। आगे जैसा वो 1-2 साल में रिटर्न दिया है पिछले 1-2 साल में, अगले 1-2 साल में रिटर्न नहीं देगा, वो तो बहुत हाई चांसेस है उसके। मैं श्योरली अगेन स्पेकुलेशन करना या कुछ करना मेरे नहीं है, बट ये हिस्ट्री ने ये चीज को दिखाया है कि जो एसेट क्लास 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं वो आने वाले 2 सालों में या 1-2 साल में नहीं चलता। पर अगर आप 10 साल के पीरियड के लिए देख रहे हो तो अब जैसे मैंने बताया कि 10-15% आप एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हो, उतना एलोकेशन ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सुरेश जी। सो हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मैम, मतलब बस मेरे को यही समझ रहे, बहुत दिन से मैं परेशान हो रहा था कि करूं क्या मैं। राइट जी, इसीलिए आप मतलब अनटेस्ट मतलब थोड़ा और लॉजिक अगर इस चीज में जाएं तो इक्विटीज क्या, इक्विटी में इन्वेस्ट करना इज बिजनेस ना। इंडिया, अगर हम इंडियन इक्विटी की अगर जैसे भी बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो भी बिजनेस चल रहा है राइट, तो बिजनेस तो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही। ओवरऑल कंट्री लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे बोला जाए या हर एक इंडस्ट्री में, तो जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उनका बिजनेस ग्रो होगा ही। सो ये एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए, इक्विटी मीन्स वी आर पार्टनर इन दैट बिजनेस, एक तरह से हम उसमें डायरेक्टली पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो होगा ही होगा। तो उस कारण से इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड सिंस हम वेल्थ, जैसे पीयूष जी ने बताया, हम यहाँ ट्रेडिंग की या शॉर्ट टर्म गेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, मेनली वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और कंसिस्टेंसी इसमें डेफिनेटली अचीव की जा सकती है। सही बात जी, ओके। और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में या किसी भी और चीज के बारे में? पीयूष जी हैं हमारे साथ अभी थोड़े टाइम और। नमस्कार, डॉक्टर मनीष चौधरी बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से इस अद्भुत कार्यशाला के लिए। पीयूष जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था बकेट 1 और बकेट 2 का। हाँ। तो बकेट 1 तो समझ में आ रहा है कि हम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल जो है हमारा उसके संबंध में है, और आपने बकेट 2 के संबंध में कि गाड़ी खरीदना है, हमको कोई टूर करना है और ये इस टाइप का। तो एक बार बकेट 2 पे हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल।
तो मैंने पहले जैसे बताया कि बकेट वन, आप बहुत पहले तो मैं ये रेकमेंड करूंगा सबको कि बहुत सारे गोल्स मत रखिए। अब जैसे मैंने बता तो दिया कि लिस्ट में कि आप लिस्ट बना लो सारे गोल्स के, बट सारे गोल्स के लिए आप प्लानिंग करोगे ना एक साथ में तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि इतने सारे गोल्स के लिए कैसे प्लानिंग करें। लिमिटेड रिसोर्सेज है, चीजें लिमिटेड है, तो आप मेरे हिसाब से आप लिस्ट तो बना लियो मान लो 20 चीजों की, बट आप प्लानिंग स्टार्ट करो 5 से 6 चीजों की। लेट से उसमें से मान लो आप 6 चीजों के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपका बकेट वन में 3 है, बकेट टू में 3 है। मान लो आपको घर खरीदना है, घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना, बच्चे का एजुकेशन है, ये तो बकेट वन में आ गया। बकेट टू में आ गया आपका ट्रैवलिंग, गाड़ी खरीदना है, और मान लो कोई और आपका गोल है। तो बकेट वन की मैं ये बोल रहा था उसमें कि बकेट वन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो पहले आप ज्यादा से ज्यादा फोकस, हमारा फोकस बकेट टू में चला जाता है। हमारा फोकस क्या होता है, गाड़ी खरीदना और ट्रैवलिंग करना, ये सब में फोकस ज्यादा रहता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो भी जरूरी है, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना। आज हम कमा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ सुख सुविधा जो होती है, जैसे जो ट्रैवलिंग से हमको एक रिलैक्सेशन और लीजर होता है, वो भी मिले। बट अगेन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट हमारा रिटायरमेंट और घर खरीदने के प्लानिंग करना है। तो एक बार आप मान लो, आप इसको सिंपल अगर हम एलोकेशन के हिसाब से देखें, तो आप 70% आप एलोकेट कर दो, आप पैसे जो है रिसोर्सेज या पैसे जो भी है वो आप एलोकेट कर दो बकेट वन के लिए, 30% आप बकेट टू के लिए रखो। तो मेरे हिसाब से वो आप एलोकेशन वैसे रखोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है। मान लो आपके पास 30,000 की मंथली सेविंग्स है, तो आप 20,000 कर दो आप बकेट वन के लिए और 10,000 रुपीज सेव करो बकेट टू के लिए। तो वैसे अगर आप करोगे, एक रेशियो मेंटेन करके चलोगे, तो वो एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। और कैसे प्लान करना है, अब इसमें तो ये है कि अगर आपने ट्रैवलिंग आपने करना है और आपका ट्रैवलिंग मान लो अभी आप प्लान कर रहे हो, मान लो आपको एक कहीं आपने घूमने का पूरा अपना प्लानिंग कर रखा है जो 1 साल बाद आपको जाना है, तो उसके लिए अगर आप निवेश कर रहे हो, मान लो वही आपका एक गोल है सिंपल, और आपको लग रहा है कि 1,20,000 रुपये आपकी खर्चे हो जाएंगे ट्रैवलिंग में, तो आप 10-10 हजार रुपये महीने करके करोगे, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा वो। तो ये सिंपल है। और ये बकेट टू जनरली शॉर्टर टेन्योर के लिए होता है, बकेट वन लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है जनरली, क्योंकि रिटायरमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल है। चाइल्ड एजुकेशन, अगर आपका चाइल्ड छोटा है तो वो जनरली आप अर्ली स्टार्ट करो तो बेटर है, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और घर खरीदना भी लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। ट्रैवलिंग तो हर साल की प्लानिंग हो सकती है। गाड़ी भी हम 3-4 साल 5 साल में बदल लेते हैं या ज्यादा भी चला सकते हैं, बट मान लो 5-6 साल में अगर हमारा मान लो लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है या इनकम बढ़ती है या हमें बेटर स्टेटस मेंटेन करना है, जो भी करना है, 5 साल में हम गाड़ी बदल लेते हैं। तो ये क्या है, एक रेकरिंग एक्सपेंस हो गया। बकेट टू के एक्सपेंसेस ज्यादातर जो होते हैं। थैंक यू पीयूष जी। क्या होता है, इस चीज को लेके काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी में से निकाल के हम जो है टूर पे चले जाएंगे, उसी में से निकाल के हम गाड़ी परचेज कर लेंगे। तो मैंने इसीलिए इसको ब्रीफ करने का आपको बोला था। थैंक यू। अगर आप डे वन से अलग रखते हो तो आपको ही पता है, ये पैसे ही मैंने करने के लिए स्पेंड किया है, मतलब SIP कर रहा हूँ मैं ट्रैवलिंग के लिए, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा। तो वो आपके लिए भी आप मतलब वो एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा उसको, क्योंकि जितने चीजें हम प्लान करके चलेंगे ना आगे जाके हमारे लिए क्या, क्योंकि देखिए अनफोर्सिंग सर्कमस्टांस आते ही आते हैं। आज हम कुछ चीजों मतलब चीजों के लिए प्लान कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली 2 साल बाद चीजें बदल जाएंगी, हो सकता है। बट अगर आप प्लान रहोगे तो आपको मे बी, अगर वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांस आता है तो इसका इम्पैक्ट में भी 30% होगा कंपेयर टू 100%। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस रहते हैं जिसमें हमारा जो सेविंग्स है वो जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं उसके बजाय दूसरे उद्देश्य में खर्च हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे मेरे को ध्यान आया तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जैसे अभी एग्जांपल आ रहा था कि सिल्वर गोल्ड में निवेश करना चाहिए, ये तो बहुत बढ़ रही है। मैं इंडियन इक्विटी मार्केट में सिंपल इसको एग्जांपल उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक्सीलेटर में क्या होता है, एक्सीलेटर आपने कभी ना कभी एक्सीलेटर सब लोगों ने यूज किया होगा। एक्सीलेटर मतलब ऊपर जाने वाला जो एक्सीलेटर होता है जिसमें आप बस खड़े हो जाते हो और ऊपर आप पहुंच जाते हो। मान लो एक्सीलेटर में आपको ऐसा आपको लगता है बीच बीच में उतरना, बीच में अगर नहीं ये ठीक नहीं है एक्सीलेटर उतर जाता हो, तो वो बहुत रिस्की होता है। अगर आप बस खड़े रहोगे ना, इंडियन इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में ऐसे है, अगर आप 20 साल बस इन्वेस्ट करके आप बैठे रहो इंडियन इक्विटी मार्केट में, अच्छे फंड्स में, चाहे तो निफ्टी में, तो भी आप अपने गोल या डेस्टिनेशन तक अपने आप पहुंच जाओगे, जैसे एक्सीलेटर आपको अपने आप पहुंचा देता है। वाह, ये तो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है पीयूष जी। ये
बैठ जाना चाहिए हमारे दिमाग में कि बस एक बार चढ़ गए हम, अब बस चलता रहेगा काम। बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। हाँ सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सर ने जो बकेट 1 और बकेट 2 के लिए बोला है, तो इसमें अपन 2 अकाउंट खोल के भी उसको मेंटेन कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हैं, बट देखिए 2 अकाउंट मेंटेन करना अपने में बहुत हैसल होता है, तो वो अगर आप करना चाहे आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप कोई फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो चाहे तो आप अलग से उसको नोट कर लीजिए कि ये फंड में मैंने निवेश किया है, ये इस गोल के लिए। या अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म में के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आप गोल मैपिंग भी कई प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं कि आप इसको इस फंड, मान लो एक आपने फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एग्जांपल कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, ये आपने एलोकेट किया अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, तो आप उसको मैप कर दीजिए कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए फंड है, तो वहां पे आपको प्लेटफॉर्म में भी वो दिखा सकता है कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए फंड है। तो वो जितना अगर आप मैप कर लोगे, टैग कर लोगे, तो आपके लिए इजी है। अलग प्लेटफॉर्म की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, कि वो अननेसेसरी हैसल बढ़ जाती है। अच्छा सर। और जस्ट टू ऐड टू इट, मतलब सुरेश जी ऐसे जो बकेट 2 जैसे बताया पीयूष जी ने कि जनरली शॉर्टर टर्म होते हैं, तो शॉर्टर टर्म के फंड्स हम वैसे भी रिस्क अलग रहेंगे उसमें, उसके रिटर्न्स थोड़े अलग रहेंगे, तो वो अपने आप देयर कैन बी 2-3 डिफरेंट फंड्स एक सेम अकाउंट में भी, तो ये हाँ बिल्कुल सेम अकाउंट में, हाँ सेम अकाउंट में आप अलग अलग सेम अकाउंट या सेम प्लेटफॉर्म में अलग अलग फंड रख सकते हो। बट हाँ वो अगर आप ये मीन कर रहे थे कि सेम फंड में दोनों गोल के लिए होना चाहिए, वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। आपका फंड अलग अलग होना चाहिए, हर गोल का फंड अलग होना चाहिए। अच्छा ये सर सही है। तो मिक्सअप हो जाएगा फिर से। हाँ फिर मिक्सअप हो जाएगा जी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली मनीष जी और सुरेश जी ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। आई थिंक इससे काफी लोगों के बेसिक्स क्लियर हुए होंगे और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में या कुछ और चीज इससे रिलेटेड? सर एक प्रश्न और थोड़ा सा इस लिंक से थोड़ा सा हटके प्रश्न था मैम। जैसे अपन लोन वगैरह लेते हैं, कोई सा मकान के लिए लोन लिया। हाँ सुरेश जी। हाँ, अगर कोई लोन लेते हैं मैडम, जैसे तो किसी के पास बीपीएल कार्ड है, तो क्या वो निरस्त हो जाता है क्या मैम? कौन सा कार्ड? बीपीएल कार्ड होता है ना मैम, बीपीएल कार्ड क्या बोलते हैं उसको, बिलो पॉवर्टी लाइन का। हाँ वही बिलो पॉवर्टी लाइन का। तो क्या वो निरस्त हो जाता है सर? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, मैं चेक करके बता सकता हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि वो निरस्त हो जाता है कि नहीं। एक मित्र को लोन चाहिए सर उसको मकान के लिए, अब उसके पास बीपीएल कार्ड है, तो मेरे से पूछा, मैंने क्या मैं किससे पूछूं, तो यही प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा लगा। कनेक्ट करती हूँ सुरेश जी अलग से इसके लिए, मैं चेक करके आपको कनेक्ट करती हूँ अलग से। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत सारी समस्या खत्म हो गई सर। सुरेश जी आपको रेगुलरली कांटेक्ट में रहना चाहिए पीयूष जी के साथ। अब मैम मेरे साथ समस्या ये जो टाइम रहता ना मैडम, ये मैं एक्यूप्रेशर की थेरेपी करता हूँ। हेलो, कोई बात नहीं। हाँ रूबी जी। हाँ एक्चुअली मेरा भी सर से एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली जैसे मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर एक इंसान की सैलरी 20,000 है, ठीक है, तो जैसे जिनकी ज्यादा सैलरी है तो वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो जिसकी कम सैलरी है जो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3,000 अगर मंथ में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसको चाहिए कि अच्छा लॉन्ग टर्म में उसको बढ़िया मिले, तो क्या करना चाहिए तो उससे फायदा होगा? आपकी एज कितनी है? अभी तो मेरी 30 है। तो आप मतलब देखिए, सबसे पहले तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए प्लानिंग करिए। अगर आपके पास 2 से 3,000 रुपए आप सेव कर पा रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, 1,000 रुपए तो आप उसमें से डेफिनेटली अपने लॉन्ग टर्म के लिए साइड कर दीजिए, जिसको आप टच नहीं करोगे आने वाले। हाँ वो तो मैं करती हूँ एक्चुअली। मैंने ना उसको एक अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर देती हूँ, बट मुझे पता नहीं कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करूँ। मैं सेव तो कर रही हूँ। हाँ सेव आप कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है। तो एटलीस्ट आप फर्स्ट स्टेप कर लिया आपने कि आप सेव कर रहे हो उस पैसे को, बट अब आपको निवेश करना है कि आप बैंक में 1.5 साल हो गया है। हाँ तो बैंक में उसको रख के तो वो ग्रो नहीं हो रहा, तो आपको निवेश करना है उसको अच्छे फंड में जिसमें लॉन्ग टर्म में वो ग्रो हो। SIP आपको करनी है। तो वो चीज आपको करनी है सबसे पहले, तो वो इम्पोर्टेंट है। अमाउंट जैसे मैंने बताया, अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अमाउंट हो सकता है कोई 20,000 रुपए करा रहा है, वो कर रहा है वो 2,000 रुपए निवेश कर रहा है, कोई 10,000 कर रहा है वो 1,000 रुपए निवेश कर रहा है, कोई अगर
मे बी 1 लाख कमा रहा है, वो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कल जैसे जैसे आपकी कल इनकम बढ़ेगी वैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट भी अपनी बढ़ा सकते हैं। हाँ वो तो है सर। हाँ तो और जैसे मैंने बताया छोटा अमाउंट भी, अगर भले आप 2,000 रुपए महीने भी कर रहे हो, मैं आप तो ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ाओगे, बट मान लो आपने अमाउंट नहीं बढ़ाया, 2,000 रुपए भी आप निवेश कर रहे हो एवरी मंथ फॉर 20 ईयर्स, तो वो 20 लाख रुपए हो जाते हैं 12% रिटर्न से। 12% रिटर्न से ज्यादा ही मार्केट बना सकती है, बट लेट से 12% ही बनाती है, तो भी 20 लाख रुपए हो जाएगी। तो एक अच्छा अमाउंट खड़ा हो जाए। 20 लाख रुपए से अगर आप मान लो 8% महीने का निकाल भी लेते हो, तो भी आपको आपके हाथ में लगभग 12 से 15,000 रुपए हर महीना आप निकाल पाओगे 20 साल बाद उससे। आज आप 2,000 रुपए निवेश कर रहे हो, 20 साल बाद आप उसी फंड से जो आपने 2,000 निवेश करके आज बनाया, वहां से हर महीने आप 15,000 निकाल भी लोगे तो भी वो फंड गिरेगा, तो फिर वो फंड वहां से बढ़ेगा ही। हाँ तो मतलब बस मुझे यही करना है, तो आप मुझे, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगी, तो आप मुझे बताइए मैं कैसे और कहाँ सेव करूं। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रूबी। और किसी को और कुछ पूछना है या कुछ बात करनी चाहे कोई पीयूष जी से? मैडम। हाँ जी सुरेश जी। मैडम एक मेरे पास पर्सन आए थे, वो बोल रहे थे अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं, अगर 10,000 रुपए महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल बाद लगभग 1 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं ये पॉसिबल नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 10,000 अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो 10 सालों के लिए, तो आपने इन्वेस्ट किया लगभग आप समझ लो 12 लाख रुपए। 10 साल में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 लाख रुपए जैसा कुछ हो सकता है, 25 से 30 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं होगा। 1 करोड़ तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना सर? नहीं 1 करोड़ पॉसिबल। 10,000 रुपए नहीं, कोई सा भी फंड की बात नहीं है, क्योंकि फंड भले ही आपको 30% रिटर्न दे रही है पिछले 10 सालों में, आगे वो 30% देगी कि नहीं ये हमें नहीं पता। 30% रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख के कभी निवेश नहीं करना चाहिए। रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमारा, चाहे हम स्मॉल कैप फंड या कोई भी अग्रेसिव फंड में भी करें, हमारा 18 से 20% से ज्यादा का एक्सपेक्टेशन हो नहीं सकता। तो 18% भी एक्सपेक्टेशन रखे हम तो भी 30 से 35 लाख रुपए होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जी सर जी। और 10,000 रुपए अगर हम 15% भी एक्सपेक्ट करके चले और अगर हम 20 साल इन्वेस्ट करें तब वो 1.5 करोड़ रुपए हो सकते हैं। अच्छा 20 साल करना पड़ेगा आपको वो करोड़ के फिगर को टच करने के लिए या उसके ऊपर जाने के लिए। अच्छा कंटिन्यूस 10,000 रुपए महीना जमा करना पड़ेगा 20 साल तक? 20 साल की, तब अगर वो 15% रिटर्न है तब वो लगभग क्लोजर टू 1.4-1.5 करोड़ जा सकता है। अच्छा सर, क्या पॉसिबल है ये सब चीजें? क्या चीजें? ये 1 करोड़ के ऊपर तक, जैसे अपन 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करा 20 साल तक? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 12% रिटर्न भी हम 12% रिटर्न भी हम अज्यूम कर लें तो भी 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं 20 साल। अच्छा हाँ पर सुरेश जी एट द सेम टाइम ये भी समझने की जरूरत है कि 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू वो नहीं होगी जो आज 1 करोड़ की वैल्यू। बिल्कुल नहीं मतलब एक रियलिस्टिक। सही बोल रहे हो। बिल्कुल आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो 20 साल बाद 25 लाख रुपए के बराबर होगी। आज के 25 साल के बराबर। बिल्कुल सही सर। 25 लाख के बराबर अगर होती है तो 25 लाख इज नॉट समथिंग कि बहुत सफिशिएंट होगा मेरे को लगता है आगे जाके। तो ऑब्वियसली अगर आप 10,000 अफोर्ड कर सकते हैं तो 10,000 ही करिए, बट गोल ही होना चाहिए कि इसको ग्रेजुअली हम जैसे जैसे इनकम बढ़े इस अमाउंट को भी बढ़ाना है। एग्जैक्टली। यस सर राइट। और दूसरा इन्फ्लेशन बीट हो जाए, तो इन्फ्लेशन बीट हो जाएगा तो अपने आप हमारी एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, ये मेन बात है। राइट ओके सो एनीथिंग एल्स? ओके ठीक है, तो जाते जाते मैं थोड़ी सी टिप मैं भी शेयर करना चाहूँगी अपनी तरफ से। एक तो जैसे हमने ये बात करी अभी, हमने बहुत अच्छे से समझा कि हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अमाउंट छोटा भी हो तो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर हम करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। और बैंक में पैसे पड़े रहने की बजाय अगर कभी छोटे टर्म टाइम के लिए भी अगर हमारे पास पैसे हैं तो भी हम उन्हें, कुछ फंड्स होते हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में भी बैंक से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न, एटलीस्ट पैसा कुछ तो जनरेट करेगा। ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके और पर्सनलाइज होता है ये थोड़ा, क्योंकि हमारी अपनी क्या रिस्क एपेटाइट है बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन या रिक्वायरमेंट, और क्या टर्म टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, इस सब पे के हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं,
टैक्स भी उसमें मेजर फैक्टर होता है, जिसके चलते डिसाइड करा जा सकता है कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। यहाँ पे हम शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वेट टू भी हम किसी पर्टिकुलर शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ग्रुप ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं जो फंड्स बनाते हैं, जिनमें ऑलरेडी रिस्क मिटिगेशन थोड़ा बहुत यूं ही हो जाता है, राइट। अब इसमें एक का थोड़ा टैक्स के एंगल से मैं कुछ चीजें दो चीजें बताना चाहूंगी मेनली। एक तो जब हम किसी फंड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, या शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जो गेन होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या, जिसमें अगर हमने शेयर्स को या फंड को बेसिकली एक साल से एक दिन भी ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और अगर एक साल से कम में हम जैसे ट्रेडिंग करते हैं या 6 महीने में खरीदा बेचा किया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज में हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसमें मतलब एक साल से ज्यादा, एक दिन भी ज्यादा अगर हमने रख के होल्ड करके उसको सेल किया है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता है। ये इनकम कैटेगरी जैसे हमने एक बार पहले सेशन में समझा था टाइप्स ऑफ इनकम, उसमें ये कैपिटल गेन कैटेगरी में जाता है और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता है। तो अभी इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो अब ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए हमने कोई फंड क्रिएट किया, ठीक है, म्यूचुअल फंड हमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी फंड है, हाइब्रिड फंड, मल्टी कैप फंड, जो भी हमने हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फंड चूज किया। अब उसमें हम किसी एक साल में देख रहे हैं कि अच्छा ग्रोथ आया है और 1,25,000 तक से ज्यादा, मतलब ज्यादा जा सकता है या वहां तक पहुंच रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में फंड की वैल्यू। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसको हम उस समय बेच दें और फिर कई सारे में लॉक इन पीरियड होता है, बट कई सारे में आजकल लॉक इन पीरियड नहीं होता फंड्स में, तो उसको एक साल बाद इजीली सेल किया जा सकता है, उस फंड को क्लोज किया जा सकता है या और फिर से अगेन बाय किया जा सकता है एट दैट पर्टिकुलर रेट। तो उससे क्या फायदा होगा कि अगर हम उसको एक्यूमुलेट करते रहते तो 4-5 साल बाद जब हम बेचते तो उस केस में उस पे पूरा का पूरा अमाउंट पे टैक्स लग जाता। पर अगर हम इसको इस तरह से हर साल एक जो छोटा छोटा प्रॉफिट है उसको अगर बुक करते चले जाए, ये मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रही हूँ, पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो कि 12 महीने से एक दिन भी ज्यादा है अगर उसकी, तो ऐसा रख के अगर उसमें हमको प्रॉफिट दिख रहा है और उसको हम बेचते हैं तो वो हमारा टैक्स एग्जम्पशन में, उसमें टैक्स नहीं लगता है बेसिकली, तो वो हम टैक्स बचा रहे हैं उस पर्टिकुलर इनकम पे। इसको प्रॉफिट हार्वेस्टिंग भी कहते हैं और डिटेल में मैं एक काम कर सकती हूँ कि इसके वीडियोस भी कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो शेयर करूंगी तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो इससे बेसिकली हमारी इन हैंड इनकम बढ़ जाती है, टैक्स कम हो जा रहा है तो इन हैंड हमारी प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो ये एक फायदे की चीज है। दूसरा, जब हम शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं या फंड्स हैं हमारे पास, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है शेयर, ठीक हाँ राइट, तो कोई अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कोई शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम तभी बेचते हैं, है ना, लॉस तो बुक करने के लिए नहीं बेचते। पर एट द ड्यूरिंग द ईयर, अभी फरवरी ऑलरेडी खत्म होने आ रहा है और फिर मार्च आ जाएगा, तो अभी थोड़ा ये समझिए आप लोग इस चीज को, साल भर में जो भी आपने एक साल के अंदर में जो खरीदा बेचा किया होगा, प्रॉफिट बुक करने के लिए किया होगा सारा, सो उसमें जब हम रिटर्न फाइल करने जाएंगे अपना, तो क्या होगा, सारा प्रॉफिट दिखेगा, है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज जो से हमारी बाकी इनकम होती है उसी तरह से ट्रीट किया जाता है उसे। तो उसकी जगह क्या करें, अब यहाँ पे तो सारा इनकम ही है, तो उस केस में आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा अगर है जिसपे लॉस है, सपोज जैसे कि आपने खरीदा था 100 रुपए पे और अभी उसकी वैल्यू रह गई है 50 के पे, पर आपको उस पे शेयर पे भरोसा है कि भाई ये शेयर मुझे लंबा रखना है, ये मेरी लंबी रेस का घोड़ा है, तो आप बेचने में इंटरेस्टेड नहीं, तो तब भी मैं कहूंगी कि आप उसे बेचिए और भले ही उस अगले दिन फिर से उस शेयर को खरीद लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने लॉस भी बुक कर लिया, आपका प्रॉफिट भी है उस साल में,
तो आपका जब इनकम कैलकुलेट की जाती है तब केवल प्रॉफिट नहीं देखा जाता है, प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट किया जाता है। तो अगर आपको किसी शेयर को बेचने पे सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और आपको वही किसी और शेयर को इस तरह से, क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको ऐसा करने के लिए, इसलिए आपने ऐसा लॉस में भी शेयर को बेचा है, उस पर 50 रुपए का सपोज आपको लॉस हुआ है, तो आपको इनकम में 100 का प्रॉफिट माइनस 50 का लॉस, 50 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। और भले ही आप उस शेयर को वापस खरीद लो, अगले दिन वो 50 का 50 पे ही है या 49 का हो गया तो और अच्छा है और एक कम हो गया वैल्यू, तो उसे वापस खरीद लीजिए। तो आपके पोर्टफोलियो में भी वो चीजें रहेंगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लॉसेस भी आपने बुक कर दिए। इसके बारे में भी मैं एक बार शेयर कर लूंगी, पर क्विकली अगर आपको इन दोनों चीजों से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, मार्च तक का ही टाइम है हमारे पास जब हम ये सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर अगले अप्रैल से तो नया मतलब चालू हो जाएगा असेसमेंट का फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इनसे रिलेटेड भी मैं थोड़ा शेयर कर दूंगी वीडियोस, आप लोग पढ़ के और समझ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पीयूष जी थैंक यू सो वेरी मच। हाँ रूबी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं ओके, वो मुझे लगा कि आपको लग रहा हो कि आप ऑडिबल नहीं हो करके, इसलिए मैंने उसको। थैंक यू। ओके सो आप वो कब स्टार्ट करने वाले हैं जी? ITR फाइल करने का आपने बोला था ना पिछले वाले जो हमारा वेबिनार था, का हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो इंदौर में उसका ऑफलाइन सेशन करेंगे पूरे दिन का ही। उसकी डेट डिसाइड कैलकुलेट करती हो? हाँ जी, उसको मुझे फिगर आउट करना है। अभी मुझे इंदौर आना रहेगा, उसके लिए मैं करती हूँ प्लानिंग उसकी। तो आप कहाँ रहते हो? सॉरी मेरी म्यूट हो गई थी, अब आ रही है आवाज? जी पीयूष जी आपकी आवाज आ रही है। मैं अभी पुणे में हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी फिर आज का सेशन हम पीयूष जी हम हमेशा आपसे ज्यादा ही टाइम लेते हैं, जितना आपको कम बोलते हैं उससे ज्यादा ही टाइम मांगते हैं हमेशा। कोई प्रॉब्लम। अच्छा डिस्कशन हुआ और आई थिंक यस नहीं, डेफिनेटली। और जैसे हमारे पास डॉक्टर होते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, और रेगुलर चेकअप्स कराना भी जरूरी होता है, उसी तरह से मुझे लगता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हमारे पास हो। और हम इतने लकी हैं कि पीयूष जी हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल यूज करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, जाने नहीं देना चाहिए। और अपनी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना हम सबका हक है। हम जब कमा रहे हैं तो बिल्कुल इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। सो आज का वेबिनार फिर मैं यही एक छोटी सी प्रेयर के साथ ओवर करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच पीयूष जी वंस अगेन। थैंक यू मैडम। आपको भी थैंक यू मैडम। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको बहुत अच्छा सजेशन देते हैं। थैंक यू। वॉइस फॉर ब्लाइंड का ये प्रयास आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें voiceforblind@gmail.com पे दे सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको सब्सक्राइब के माध्यम से वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा किए गए जो प्रयास है उसकी जानकारी मिलती रहे और आप लाभान्वित होते रहें। आपके विचारों और सुझावों का हमेशा स्वागत रहता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।